So we'll start with new chapter today, that is thermodynamics. तो अगला चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विथ थर्मोडायनामिक्स, चलो टाइटल तो डाल ही देते हैं. अगला चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स. बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, इसको सेपरेट करना ही नहीं चाहिए बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर. आपको अगर केटीजी के कॉन्सेप्ट पता है तो आपको थर्मोडायनामिक्स ज़्यादा इजी लगेगा, मतलब बिकॉज इट इज़ जस्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ केटीजी. तो थर्मोडायनामिक्स के लिए आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पता होना ही चाहिए. और ओल्ड सिलेबस में ये था ही एक चैप्टर, इट वाज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स. तो एनीवेज, तो एज आई टोल्ड यू कि थर्मोडायनामिक्स अगर आपको अच्छे से समझना है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ कॉन्सेप्ट, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर ऑल ऑफ देम, बट सम कॉन्सेप्ट्स आर मस्ट दैट यू शुड रिमेंबर. उसमें सबसे पहला है, तो आई विल बेसिकली स्टार्ट विथ जस्ट क्विकली रिवाइजिंग द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम केटीजी दैट यू विल नीड इन थर्मोडायनामिक्स. उसमें सबसे पहला है, यू शुड नो व्हाट आर डिफरेंट गैस लॉस. You should know what is Boyle's law. You should know what is Charles' law. You should know what is Gilliland's law. You should know what is Avogadro law, and you must also know what is ideal gas equation. What is Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature, right? मतलब P is inversely proportional to V, मतलब PV equal to constant. मतलब जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट बोला होगा थर्मोडायनामिक्स में, वहाँ पे हम लोग PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिखेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. देन सेकेंड लॉ वाज चार्ल्स लॉ. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब V1/T1 इक्वल टू V2/T2. Number 3, Gilliland's law. Pressure is directly proportional to absolute temperature at constant volume, right? मतलब P1/T1 equals to P2/T2 because P upon T is constant in this case. अब Avogadro law तो तुमको पता ही है, volume is proportional to number of moles, and then when you combine all these four equations you get PV equals to nRT, where n is number of moles of gas and number of moles of gas are given by number of molecules upon Avogadro number या फिर mass upon molecular weight. इसके अलावा आपको और क्या है जो थर्मोडायनामिक्स में कंपलसरी पता होना चाहिए, दैट इज विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, मतलब मोनोएटॉमिक, रिजिड डायटोमिक एंड नॉन रिजिड डायटोमिक. ये 3 लगने वाले हैं कम से कम. देन यू शुड नो मोनोएटॉमिक के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3. और ये भी पता होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक के केस में वो कहाँ से आ रहे हैं, ट्रांसलेशन. कहाँ से आ रहे हैं, ट्रांसलेशन. वेरी गुड. गुड. फिर ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज CV फॉर मोनोएटॉमिक, 3R/2. व्हाट इज CP, 5R/2. व्हाट इज गामा, 5/3. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 3RT/2. 3RT/2. What is the energy of each molecule, 3/2 kBT. Same things you must know for rigid diatomic first. Rigid diatomic degrees of freedom 5, 3 from translation, 2 from rotation. Very good. Good. Then what is the energy of each molecule of gas, 5/2 kBT. What is the energy of 1 mole of gas, 5/2 RT. What is CV, 5R/2. What is CP, 7R/2. What is gamma, 7/5. And for non-rigid diatomic degree of freedom 7, 3 from translation, 2 from rotation, 2 from vibration. बराबर. लेकिन इसमें याद रखना each vibrational mode has 2 quadratic term, एक kinetic energy, एक potential energy. So what is the energy of each molecule, 7/2 kBT. 1 mole of gas, 7/2 RT. What is CV, 7R/2. What is CP, 9R/2. What is gamma, 9/7. ओके. तो इतना अगर तुमको पता है, नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड विथ थर्मोडायनामिक्स. अब प्रॉब्लम क्या होता है, चलो थर्मोडायनामिक्स, व्हाट डू यू थिंक इज थर्मोडायनामिक्स. यही प्रॉब्लम होता है.
इवन व्हेन आई वाज टीचिंग टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनसे पूछा थर्मोडायनामिक्स क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है. द कन्वर्जन ऑफ yes, thermal to work. Good. मतलब you are saying the conversion of heat into work and work into heat. Good. तो ये अभी आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा. आप सब लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी टू व्हीलर चलाया ही होगा. तो जब तुम टू व्हीलर चलाते हो, वो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है. कैसे? फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट बाय फिलिंग पेट्रोल. मैं जब टू व्हीलर बोल रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन. तो यू पुट पेट्रोल इन योर व्हीकल. वो पेट्रोल जो है वो गाड़ी के अंदर बर्न होता है. गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर बर्न होता है. इसलिए तो तुम किक मारते हो या फिर तुम सेल स्टार्ट करते हो. जब तुम किक मारते हो या तुम बटन स्टार्ट करते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है? देयर इज अ प्लग कैप. अब बोलोगे प्लग कैप क्या है? प्लग कैप, घर में गैस जलाया है, कैसे जलाते हो? लाइटर. लाइटर इज कॉल्ड एज प्लग कैप हियर. तो व्हेन यू हिट द किक और व्हेन यू प्रेस दिस बटन, तो वहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है, इसलिए इसको स्पार्क प्लग बोलते हैं. स्पार्क प्लग. वो स्पार्क प्लग का एक ही रोल है, जो तुमने गाड़ी के अंदर फ्यूल डाला है, फ्यूल इज पेट्रोल इन योर केस, तो वो फ्यूल बर्न होता है. बर्न होता है तो हीट जनरेट होता है, और उस हीट का कन्वर्जन वर्क में होता है, so that your vehicle can move. राइट? करेक्ट. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज, और तुम एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, कभी गाड़ी चला के आने के बाद गाड़ी रुका दिया और गाड़ी के बाजू में खड़े रह गए. व्हाट डू यू फील? लिटिल वार्म, बिकॉज हीट इज जनरेटेड. तो thermodynamics is basically the study of conversion of work into heat and heat into work. So thermodynamics ये होता है conversion of is the study of conversion of work or any other form of energy or any other form of energy into heat and vice versa. मतलब उल्टा भी ट्रू है. तो थर्मोडायनामिक्स में वी विल बी स्टडिंग हाउ वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, या फिर हाउ एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, एंड हीट कैन बी बैक कन्वर्टेड टू वर्क और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिर आप बोलोगे तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने, तो इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. सो लेट अस से thermodynamics is the branch of science which deals with the study of heat and temperature and the interconversion between heat and work. तो इसके आगे जब भी, क्योंकि फ्यूचर में इंजीनियरिंग करोगे और मैकेनिकल करोगे तो पक्का ये लगने वाला है, तो जब भी थर्मोडायनामिक्स तुमने वर्ड भी सुना तो यू शुड रिमेंबर दिस. इट इज द ब्रांच विच स्टडीज द कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एंड हीट बैक टू वर्क. गुड. तो इतना तो तुमको कम से कम पता होना चाहिए व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स. तो नाउ विल स्टार्ट विद, ऑफ कोर्स थर्मोडायनामिक्स में मैं थोड़ा सा बेसिक से ही जाता हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा. और पहले 2-3 लेक्चर, दो तो मान के चलो, दे आर मोस्टली थियरी. तो हम लोग पहले थियोरेटिकल बैकग्राउंड पूरा बिल्ड कर लेंगे. नाउ बिफोर वी गो अहेड टू हायर लेवल कॉन्सेप्ट, you must know what is the meaning of thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? What is equilibrium? हाँ, फोर्सेस. किसने तो फोर्सेस बोला? किसने बोला फोर्सेस? किसी ने फोर्सेस बोला अभी. इक्विलिब्रियम, अब तक तुम जहां पे भी इक्विलिब्रियम सुनते थे तुम्हारे दिमाग में एक ही जाती थी, फोर्सेस आर बैलेंस्ड. वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है. जब तुम फोर्स ये वर्ड भी यूज कर लो, मतलब यू आर इनटू द डोमेन ऑफ मैकेनिक्स. तो जब तुम बोलते हो फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट विच इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. एंड यू नो व्हाट,
तुम इस टाइम पे, इस करंट सिचुएशन में ऑल ऑफ यू आर इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इन अ स्टेट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. व्हाई? यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, योर वेट इज द एक्शन ऑन द बेंच, यू रिमेंबर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो तुम्हारा वेट बेंच पे एक्शन है, तो बेंच भी तुम पे रिएक्शन लगा रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जितना फोर्स तुम बेंच पे लगा रहे हो उतना बेंच तुम पे लगा रहा है. तो जब तुम इक्विलिब्रियम अभी तक यूज कर रहे थे तुम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे थे. इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप के होते हैं. एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जिसमें फोर्सेस आर बैलेंस, और फोर्सेस का बैलेंस होना मतलब होता है प्रेशर इज ऑल्सो सेम. व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. तो इसके आगे जहाँ पे तुमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सुना, इसका मतलब ये होगा कि पूरे सिस्टम में या सिस्टम के एक पार्ट में फोर्सेस आर बैलेंस एंड प्रेशर इज सेम थ्रू आउट. बराबर. फिर दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम. तो हम सब देखेंगे स्लोली स्लोली. लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? यू नो, हीट फ्लोज फ्रॉम higher temperature body to lower temperature body. So we know that heat flows from always flows from a body at higher temperature, from a body at higher temperature to a body at lower temperature, to a body at lower temperature. और ये जो हीट का एक्सचेंज है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये कब तक चलेगा? जब तक बोथ द बॉडीज आर नॉट एट द सेम टेम्परेचर. So this exchange of heat continues until both the bodies attain a common temperature at the same temperature. जब दोनों बॉडीज का सेम टेम्परेचर हो जाए, then these two bodies are said to be in thermal equilibrium. So when the bodies attain or reach the same temperature, then they are said to be in thermal equilibrium. They are said to be in thermal equilibrium. As I told you, theory है तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा. और बाय द वे ये तुम हर दिन एक्सपीरियंस करते हो. तो थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट तो तुमको ऐसा ऐसा याद होना चाहिए. तो सबसे पहले हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी. दिस एक्सचेंज ऑफ हीट विल कंटिन्यू until the both bodies reach the same temperature, common temperature. When these two bodies are at the same temperature, then these two bodies are said to be in thermal equilibrium. Real life example. चाय गरम करके आए, बना के आए, रख दिया, काम में लग गए, भूल गए, थोड़ी देर के बाद आए, चाय ठंडा हो गया. क्यों? बिकॉज इस केस में टी वॉज एट हायर टेम्परेचर, द सराउंडिंग वॉज एट लोअर टेम्परेचर. सो द टी वॉज लूजिंग एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग, क्योंकि हीट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम टी टू द सराउंडिंग. कब तक? जब तक बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर. कोल्ड ड्रिंक के केस में उल्टा होता है. फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, surrounding is at higher temperature and the drink is at lower temperature. Heat is flowing from surrounding to the drink. After a while, cold drink will become hot drink. मतलब it will basically have the same temperature with respect to its surrounding. तो heat का exchange बंद. लेकिन इस केस में surrounding और system, चाय या cold drink ये system है हमारा, both are at same temperature, right? Good. तो थर्मल इक्विलिब्रियम अगर कोल्ड ड्रिंक के लिए है, अगर टी के लिए, तो तुम्हारे लिए भी है. दिस इज व्हाट हैपन्स. गर्मी में गर्मी क्यों लगती है, ठंड में ठंड क्यों लगती है? इट इज बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. गर्मी में सराउंडिंग इज एट हायर टेम्परेचर, तो डेफिनेटली हीट विल फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू योर बॉडी. सर्दी में सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू द सराउंडिंग्स. तो तुम्हारे बॉडी से हीट बाहर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यू विल फील कोल्ड.
कब तक? जब तक दोनों टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों पता होना चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 3 लॉज है। पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और तीसरा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे द फर्स्ट लॉ इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन यू हैव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड देन यू हैव द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये बस इन 3 लॉ के ऊपर बेस्ड है। जीरोथ लॉ अप्लाई करके यू विल लर्न समथिंग, then first law apply करोगे you will learn something else, and second law you will apply and you will learn something else. तो before we go into detail मैं तुमको एक आइडिया देता हूँ। zeroth law deals with thermal equilibrium, first law deals with the conversion of heat into work to an extent, बताता हूँ बाद में डिटेल में। और second law is the basic principle on how air conditioners and heat engines, मतलब रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन वर्क्स। तो सेकेंड लॉ में 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक को बोलते हो तुम रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट क्योंकि इट टेल्स यू हाउ डज अ रेफ्रिजरेटर वर्क, और एक को तुम बोलते हो इंजन स्टेटमेंट बिकॉज इट टेल्स यू हाउ अ हीट इंजन वर्क्स। तो ओवरऑल पूरा पिक्चर क्लियर कर लो। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट। एक है हीट स्टेटमेंट, एक है रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। और जीरोथ लॉ में यू विल टॉकिंग अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वी विल स्टार्ट विद द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल है। बिफोर आई राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ इट, लेट अस टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एंड सिंपल एग्जाम्पल। एक काम करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं और ये सिस्टम आइसोलेटेड है। क्या है? क्या ये आइसोलेटेड है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? विच कैन नॉट एक्सचेंज हीट और मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक है, गुड। अब आपको ये पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स में जब तुम बोलते हो सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। मैटर तो नहीं करेगा लेकिन एनर्जी भी नहीं करेगा। और जो वॉल्स हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता है उसको बोलते हो एडियाबैटिक वॉल। क्या बोलते हो? एडियाबैटिक वॉल। क्योंकि मैंने बोला कि सिस्टम आइसोलेटेड है तो ये जो वॉल है कौन सा हो गया? एडियाबैटिक। हीट कैन नॉट फ्लो इन और आउट, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर भी ना आ सके। ऐसा हो तो क्या हो? ऐसा हो तो फिर थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो भी होता है फिर। तो बेसिकली कैसा है, इस सिस्टम को मैं और फर्दर 3 सिस्टम में डिवाइड कर रहा हूँ। तो दिस इज सिस्टम विच इज आइसोलेटेड। अब इस सिस्टम में 3 सिस्टम और है। लेट अस से सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। इफ यू नोटिस, मैंने कहीं कहीं पे रेड कलर के लाइन ड्रॉ किए, कहीं पे वाइट कलर का लाइन ड्रॉ किया। रेड कलर का लाइन से मैं बताना चाह रहा हूँ कि द वॉल इज एडियाबैटिक विच विल नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट, और वाइट कलर के लाइन से आई एम ट्राइंग टू शो दिस इज डायाथर्मल। डायाथर्मल मतलब दिस वॉल अलाउज टू वे एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब हीट कैन गो फ्रॉम सिस्टम सी टू ए और ए टू सी। तो इसके आगे पूरे थर्मोडायनामिक्स में जब भी मैंने डायाथर्मल ये वर्ड यूज किया, मतलब दैट पर्टिकुलर वॉल और दैट सरफेस इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट एंड टू वे। हीट कैन गो फ्रॉम सी टू ए टू सी। बराबर, गुड। और जहां पे मैं एडियाबैटिक मेंशन करूंगा मतलब हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। ये आपका हीट इंजन का बेसिक बन रहा है यहाँ पे। अगर आपको हीट इंजन का वर्किंग समझना है तो ये वर्ड्स अभी से आदत डाल लो सुनने की। तो अब मुझे ये देख के बताओ इसमें कितने टोटल सिस्टम है? 3, ए बी एंड सी। कौन से सिस्टम हीट एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? ए और बी। और कौन से? ए और सी। ए और बी एंड सी कैन एक्सचेंज हीट। और कौन से 2 नहीं कर सकते? बी एंड सी। बराबर। अब ए और बी, if they can exchange heat, after a while their temperature will be same। मैं नहीं बोल रहा, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा। दिस एक्सचेंज ऑफ हीट विल कंटिन्यू जब तक टेम्परेचर क्या नहीं होता? सेम। तो ए और बी में हीट एक्सचेंज चलता रहेगा
जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता और एक स्टेज पे टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ए एंड बी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, and similarly A and C will also be in thermal equilibrium with each other. बराबर, you know मैथमेटिक्स में if A equal to B and A equal to C then B equals to C, बस यही है तुम्हारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है। क्या लिखते हैं वो, ऐसा बोलते हैं if two systems are in thermal equilibrium with a third system then they are also in thermal equilibrium with each other. Two systems B and C were in thermal equilibrium with A, third system A, then they are also in thermal equilibrium with each other. So two systems if two systems are in, so it states that if two systems are in thermal equilibrium with third system then they are also in thermal equilibrium with each other, then they are also in thermal equilibrium with each other. बाकी फिर आपको नोट्स में सब एक्सप्लेन करके दिया है। कंसिडर थ्री सिस्टम ए बी सी, ए एंड बी they can exchange heat, A and C they can also exchange heat, so A and B are in thermal equilibrium with each other, A and C are also in thermal equilibrium with each other, therefore B is in thermal equilibrium with C। सिर्फ ऐसा है कि टेक्स्ट बुक का तरीका चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का थोड़ा अलग होता है और मेरा थोड़ा सा अलग है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया होगा, मतलब नोट्स में मैंने जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा ही नोट्स में रखा है, तो वहाँ पे ऐसा दिखाया है कि हमारे पास तीन सिस्टम है A, B and C. So they are showing that you have three systems A, B and C. Good. और if you carefully notice, बहुत important है, यहाँ पे एक एक एरो से मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन थर्मोडायनामिक्स। ये इमेजिन this is system A, this is system B, this is system C. A और B they are in thermal equilibrium with each other, मतलब they can exchange heat with each other, इसलिए ये डबल साइडेड एरो इज इम्पॉर्टेंट। अगर तुमने यहाँ पे गलती से भी एक साइडेड एरो दिखा दिया, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि A से B या फिर सिर्फ B से A हीट विल गो, तो यहाँ पे डबल साइडेड एरो का मतलब होता है A and C they are also in thermal equilibrium with each other. So these two systems are in thermal equilibrium A and B. These two are also in thermal equilibrium B and C. So according to zeroth law of thermodynamics, B and C are also in thermal equilibrium with each other. तो यहाँ पे लिखा है zeroth law of thermodynamics, क्योंकि ये zeroth law of thermodynamics के हिसाब से B and C are also in thermal equilibrium। है क्या ऐसा डायग्राम नोट्स में, है ना? तो जो मैंने यहाँ दिखाया वो प्रैक्टिकल वे है ऑफ शोइंग थिंग्स, ये है ग्राफिकल वे या फिर यू कैन से दिस इज जस्ट अ ब्लॉक डायग्राम। ये इससे ज़्यादा बेटर यहाँ से समझ में आता है कि ए और बी का हीट एक्सचेंज होगा तो आफ्टर अ वाइल दे विल रीच सेम टेम्परेचर, ए और सी में भी हीट एक्सचेंज होगा तो आफ्टर अ वाइल दे विल रीच सेम टेम्परेचर, मतलब बी एंड सी विल रीच सेम टेम्परेचर। ये हो गया आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इतना ही है, डन, गुड, ओके। तो इसके बाद क्या है, क्या है इसका इंटरनल एनर्जी, क्या है इंटरनल एनर्जी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? थर्मोडायनामिक्स में you have to of course use your
एक्सप्लेनेशन स्किल्स, इंटरनल एनर्जी, हाँ ठीक है, एनर्जी, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करोगे? एनी सिस्टम, इस केस में सिस्टम लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, तो एनी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको जो बुकिश वे ऑफ राइटिंग होता है, बुक में लिखने का तरीका वो बताता हूँ, फिर उसका हम लोग मीनिंग समझेंगे। सो वी नो दैट एनी सिस्टम, एंड मैंने ऐसे सिस्टम आई मीन थर्मोडायनामिक सिस्टम, और थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है मैं इसके आगे वाले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। सो वी नो दैट एनी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी के लिए थर्मोडायनामिक्स को स्टैटिस्टिकल साइंस भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर लार्ज डेटा। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बुक तो ऐसा बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। लिखा है ना ऐसा, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज internal energy is defined as energy associated, is defined as energy associated किसके साथ? with random disordered motion of the molecules of the system, of the molecules of the system। अभी इस टाइप के डेफिनेशंस को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, कब तक, जब तक तुमको इसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, अदरवाइज इट इज टू सिंपल। तो ठीक है, डेफिनेशन साइड में रखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करते हैं। लेट अस से आई हैव अ कंटेनर एंड आई हैव फिल्ड दैट कंटेनर विद अ मोनोटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो अब उस गैस के मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी है, व्हाट आर दिस मॉलिक्यूल्स डूइंग? रैंडम मोशन। लेकिन रैंडम कौन सा मोशन? ट्रांसलेशन, बराबर। तो मोनोएटॉमिक गैस के पास रैंडम स्टेट में जो एनर्जी था वो कौन सा था? ट्रांसलेशन। अभी याद रखना, अगर मैंने उसी कंटेनर में रिजिड डायटोमिक गैस भरा होता तो व्हाट वुड बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम मोशन विल बी either translation or rotation, right? Either translation or rotation. Very good. Now if I have a non-digit, either translation or rotation or vibration or all of them, बराबर। तो रैंडम स्टेट में जब गैस होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन, बराबर। अब फिलहाल पूरे गैस की बात मत करो, एक ही मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल। तो सिंगल मॉलिक्यूल कैन हैव ट्रांसलेशन एनर्जी which is coming from translation motion. A single molecule can also have rotational energy which is coming from rotational motion, and a single gas molecule can also have vibrational energy which is coming from vibrational motion, बराबर, करेक्ट। इन सबको ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। सिंगल मॉलिक्यूल, सिस्टम में एक मॉलिक्यूल था क्या? बहुत सारे थे। अब इस पूरे सिस्टम के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके एनर्जी को ऐड करो, ये बन गया आपका इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ ऑल द एनर्जीज क्यों बोल रहा हूँ? रोटेशन, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। So what is internal energy? It is the sum of, it is the addition of all the energies of all the molecules. So internal energy is the sum of all the energies. अब all the energies मतलब it can come from translation, it can come from rotation,
and it can come from vibration. So it is the sum of all the energies of all the molecules of the system. All the molecules of the system. राइट तो ये लोग जो बोल रहे हैं वही मैं भी वही बोल रहा हूँ. इन्होंने बोला इनका लिखने का तरीका देखो कितना डिफरेंट है. दे आर टेलिंग यू इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. लेकिन रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन या तो ट्रांसलेशन होगा या तो रोटेशन होगा या तो वाइब्रेशन होगा. तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ. इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. तो बोथ डेफिनेशंस आर करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ समझना और लिखना हर किसका अपना तरीका होता है. तो लिखने वाला ऐसा ही बोलेगा शॉर्टकट में एनर्जी एसोसिएटेड विद रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ही मतलब ट्रांसलेशन या रोटेशन या फिर वाइब्रेशन. गुड. अब ये जो एनर्जी है ना इंटरनल एनर्जी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी is different from macroscopic energy. From macroscopic. अब ये macroscopic क्या होता है बताता हूँ मैं. थर्मोडायनामिक्स में आने के बाद दो वर्ड्स तुम बार बार सुनोगे, एक है माइक्रोस्कोपिक, एक है मैक्रोस्कोपिक. व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक इन जनरल? क्या समझो? हाँ, मॉलिक्यूल्स, राइट, which you cannot see with naked eye. So can you see gas molecules with naked eye? No. So जब तुम माइक्रोस्कोपिक ये वर्ड यूज करोगे मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. लेकिन वेट, गैस मैंने किसी कंटेनर में भर के रखा होगा, लाइक सिलेंडर. आपके घर में, सबके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. या गाड़ी में सीएनजी होगा तो वो भी सिलेंडर में ही जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो सिलेंडर तो दिखता है ना कि वो भी नहीं दिखता? दिखता है ना. वो जो दिखता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है. जो नेकेड आई से दिखता है वो मैक्रोस्कोपिक होता है और जो नहीं दिखता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है. दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू. नहीं तो फिर लोगों के इंजीनियरिंग में निकल जाती है. माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पता ही नहीं होता. तो माइक्रोस्कोपिक मतलब यू कैन नॉट सी विद नेकेड आई. किस मॉलिक्यूल्स यू कैन नॉट सी विद नेकेड आई. So when you're talking about gas molecules, you're talking about microscopic energy. अब वो गैस तुमने किसी कंटेनर में भर के रखा होगा. तो कंटेनर तो दिखता है, तो दैट इज मैक्रोस्कोपिक. अब जस्ट टू एक्सप्लेन मैंने ऐसा क्यों बोला कि इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज नॉट सेम एज दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. अब क्यों? एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस से हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है. वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. सो वी हैव अ कंटेनर विच इज फिल्ड विथ वाटर. लेट अस से तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये जो ग्लास ऑफ वाटर है इट इज एट रेस्ट. इट इज एट रेस्ट जस्ट लाइक दिस बॉटल केप्ट ऑन दिस डेस्क. करेक्ट. व्हाट इज द एनर्जी? जीरो. पहली बात तो कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि रेस्ट पे है तो इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन मोशन. वेलोसिटी नहीं है. वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब, वैसे बाय द वे, बाय कीपिंग दिस विंडो ओपन, एज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू आर वायलेटिंग द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. विंडो ओपन है क्योंकि पर्दा ओपन है. मैंने क्लास में हर एक एलिमेंट सोच सोच के डिज़ाइन किया कि यहाँ पे खड़े हुए मेरे को समझ में आ जाता है कि विच विंडो इज ओपन. तो कूलिंग नहीं होगा अगर विंडो ओपन रख के एसी चालू करोगे तो. एनीवेज, दिस सिस्टम इज नॉट इन मोशन, मतलब यू विल से दैट द एनर्जी इज जीरो. अब और एक असम्पशन लेते हैं कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर था ये इसका हाइट बहुत कम था या तो हाइट जीरो था, मतलब अर्थ के सरफेस पे रख दिया. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? जीरो. हाँ, तो तुम ये बोल रहे हो कि ना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका टोटल एनर्जी कितना है? जीरो. लेकिन तुम जब बोल रहे हो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो या इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो या इसका टोटल एनर्जी जीरो, यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोस्कोपिक एनर्जी. तो यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्रोस्कोपिक एनर्जी सिस्टम. अब इफ यू थिंक ग्लास के अंदर कौन है?
पानी, water molecules. Do you know that these water molecules are at rest? No. They might be performing random motion. मे बी वो ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, मे बी वो रोटेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, मे बी वो वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे. तो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी जीरो है क्या? नहीं. तो मॉलिक्यूल के पास तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है, राइट. तो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जीरो है क्या? नहीं. मैक्रोस्कोपिक जीरो है क्या? यस. तो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक एनर्जी दे आर नॉट सेम. सो इंटरनल एनर्जी is different from macroscopic energy. Same goes with your cylinder. जो घर में तुम एलपीजी गैस लाते हो, वो सिलेंडर तुम ला के रख देते हो, रख दिया तो सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो. और मान लो तुमने ग्राउंड फ्लोर पर रखा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो. लेकिन जो सिलेंडर के अंदर गैस है उसका एनर्जी जीरो है क्या? गुड. पक्का? श्योर? डन. और एक चीज तुमको पता होनी चाहिए, वन मोर थिंग दैट यू शुड नो. जब तुम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, और हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन देखे थे, एक था रैंडम मोशन के साथ एसोसिएटेड, एक था नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड. तो वी हैव कैटेगराइज assumptions of KTG into two types. One was nature of gas molecule, the other was random motion. मैंने नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में 4 और रैंडम मोशन में 4 ऐसे assumption दिए थे. तो कुछ assumption मैंने वहां पे नहीं भी बताए थे जो अभी बताने पड़ेंगे. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक assumption ये भी है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉन इंटरैक्टिंग. बराबर, आइडियल गैस के. अब ये इंटरैक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम टू द पॉइंट, लेकिन पहले जस्ट एन एग्जाम्पल. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तुमने डिफाइन कैसे किया था? तुम बोलते हो द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. इसलिए तो बोलते हो हाफ mv². अगर बॉडी का मोशन नहीं है तो स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है तो कौन सा एनर्जी जीरो है? काइनेटिक एनर्जी. तो जिसमें v आता है वो मोशन की वजह से आता है. So the energy possessed by a body on account of its motion is called as kinetic energy. And how do you define potential energy? The energy possessed by a body on account of its position. On account of its position. ये थोड़ा सा हाफ ट्रू है. इसको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं स्टोरी को. अगर एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. तुमने उसको एक हाइट पे लाया, लेट अस से हाइट इज h1, तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh1. तुम उसको एक और हाइट पे ले गए h2 पे, तुम बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh2. लेकिन ये दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला. अगर तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो तुमको समझेगा कि जो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ, इन दोनों में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है. उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बोलते हो इंटरैक्शन. क्या बोलते हैं? और ये जो इंटरैक्शन की वजह से एनर्जी आया वो कौन है? पोटेंशियल एनर्जी. तो इन रियलिटी पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन, नॉट रियली पोजीशन, राइट. और इंटरैक्शन होता है बिकॉज ऑफ पोजीशन. एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया और यहाँ पे अर्थ है. व्हाट इज इंटरैक्शन? जीरो. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? जीरो. अब उसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम कर दिया, अर्थ के पास में लाया, क्या होगा? इंटरैक्शन होगा, राइट. इंटरैक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन. तो पोटेंशियल एनर्जी इन रियलिटी इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन, राइट. वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था. यहाँ पे हम किसी और की बात कर रहे हैं. अब थोड़ा कनेक्ट करते हैं. 3 states of matter that you know which exist at normal temperature pressure. कौन से 3? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. गैस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं आइडियल गैस के केस में दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर नॉन इंटरैक्टिंग. तो गैस के केस में माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी आएगा क्या? तो गैस के केस में एनर्जी सिर्फ कहाँ से आ रहा है? ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स इज स्मॉल, लेस. और डिस्टेंस कम है तो मॉलिक्यूल्स विल दे बी इंटरैक्टिंग? यस. तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है क्या? यस. तो उस केस में तुम बोलोगे इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ
ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन को इंटरनल एनर्जी में काउंट करना पड़ता है इन द केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस के केस में हम नहीं करते। ये याद रखना, आगे इस पर क्वेश्चन आया है और आएगा, आता रहेगा, और तब का तब देखेंगे, बट यू हैव टू नो दिस। तो इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन भी काउंट होता है, प्रोवाइडेड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज स्मॉल। गुड गुड, ओके। तो अब अगला टॉपिक है थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो अब मैं कब से आपको बोल रहा हूँ सिस्टम 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 सिस्टम। इससे पहले भी कई बोला था मैंने सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम मतलब क्या? ये सिस्टम मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब ये थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब क्या? तो पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है ये समझ लेते हैं। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम किसको बोलोगे? थर्मोडायनामिक सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या तो सिंगल ऑब्जेक्ट है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दैट कैन फॉर्म अ यूनिट। मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके एक सिंगल यूनिट बन गया। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। let us say I have a box. In that box I put, for example, hydrogen, nitrogen, carbon dioxide. Hydrogen is one object, nitrogen is another object, and carbon dioxide is third object. तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है क्या? यस। इन तीनों को मैंने एक बॉक्स में डाला है, तो डिड दे फॉर्म अ सिंगल यूनिट? यस। सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? इट इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म वन यूनिट। और ये जो ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, it should be capable of exchanging energy with the surroundings. So thermodynamic system is an object or collection of objects that can form a unit which is capable of exchanging the energy with the surroundings. तो पहले तो उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो thermodynamic system, it is an object or collection of objects that can form a unit। मतलब सिंगल सिस्टम बन जाएगा उसका, तीन जितने भी ऑब्जेक्ट मिला के सिंगल सिस्टम। सो दैट कैन फॉर्म अ यूनिट विच इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी। हीट नहीं, हीट अभी तक डिफाइन नहीं किया मैंने। एक्सचेंजिंग एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। हाँ, मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम के टाइम पे आपको सिर्फ बताने के लिए कि जीरोथ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, वहां पे हीट वर्ड यूज किया था। लेकिन इसके आगे अब जब तक मैं हीट डिफाइन नहीं करता हूँ, मैं हीट वर्ड यूज नहीं करने वाला हूँ। आई विल बी सेइंग एनर्जी 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 एनर्जी। फिर एक टाइम आएगा, अभी आएगा थोड़े टाइम में, जहाँ पे हीट मतलब एनर्जी होता है। ये डिफाइन करने के बाद इसके आगे मैं वर्ड यूज करूँगा हीट। तब तक क्या है? एनर्जी है। तो इट इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज एन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which is, of course, collection of object बोल रहे हो तो that can form a unit which is capable of exchanging heat with the surroundings. You know, तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है वो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। एग्जाम्पल, you see this bottle, it has some liquid. Can this liquid exchange heat with the surrounding? Yes. So it is a thermodynamic system. वो चाय का एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने। टी केप्ट ऑन अ टेबल, तो कप और उसके अंदर का चाय, टी, वो सिस्टम है, वो सब छोड़ के सराउंडिंग है। विल दैट टी एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स? यस। तो वो भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अ कोल्ड ड्रिंक विच इज केप्ट ऑन अ टेबल, तो कोल्ड ड्रिंक जिस बॉटल में है और जो ड्रिंक है अंदर, वो तुम्हारा सिस्टम है, बाकी सब सराउंडिंग है। इज इट कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट? यस। इसलिए तो ठंडे का गर्म होता है ना। You yourself
यू आर थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो खुद को इंसान मत समझना, तुम आज से थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, क्योंकि तुमको गर्मी होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम सराउंडिंग से हीट ले पा रहे हो, मतलब तुम हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, है ना। ओके, देन ठंड में ठंड भी लगती है, मतलब यू आर एबल टू गिव एनर्जी टू द सराउंडिंग, तो यू योर सेल्फ यू आर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, याद रखना आप। गुड। अब थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं 3 टाइप के। वी क्लासीफाई थर्मोडायनामिक सिस्टम इनटू 3 टाइप्स, और तीनों का एक एक एग्जांपल मैं बताते जाऊंगा, और प्रैक्टिकल एग्जांपल ही लेंगे सो दैट यू कैन रिमेंबर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स, एक को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, अभी इसको डिफाइन करेंगे, उससे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस से वी हैव अ कंटेनर वेसल विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप। तो इसको हमने लिड, ढक्कन लगा के नहीं रखा, ये ओपन है, सो इट इज ओपन। इसमें पानी है और इसके नीचे लगा दिया हमने बर्नर। तो कंटेनर, water along with the container, along with the vessel is a system and everything else is a surroundings. तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस बॉटल की बात करूँ, तो ये बॉटल और उसके अंदर का लिक्विड ये सिस्टम है, इसको छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग है। तुम भी सराउंडिंग हो, मैं भी सराउंडिंग हूँ, ये ट्राइपॉड का स्टैंड भी सराउंडिंग है, मोबाइल फोन भी सराउंडिंग है, बाकी जो भी वो सराउंडिंग है। सराउंडिंग को हम और एक वर्ड देते हैं एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। तो सराउंडिंग या एनवायरनमेंट मतलब एक ही बात है। गुड, पक्का। अब पहले तो ये बताओ कि इस केस में होगा क्या, क्या होने वाला है। तुमने बर्नर के ऊपर एक वेसल रखा, वेसल के अंदर पानी रखा, क्या होगा? एलॉबरेट, मेरे को सुनाई नहीं आ रहा है यहाँ तक, थोड़ा जोर से बोलो। वाटर हीट होगा, वेरी गुड। हीट होगा मतलब, पहला तो वाटर हीट होगा मतलब वाटर ने सराउंडिंग से एनर्जी लिया, मतलब इट इज कैपेबल ऑफ, टर्न इट ऑफ प्लीज, इट इज कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी। बंद कर दो उसको। तो व्हेन यू से वाटर हीट होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि वाटर ने सराउंडिंग से क्या लिया? एनर्जी। तो एक्सचेंज हुआ, यस। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम तो है। और क्या होगा? ओके, गुड, सही है। यू अंडरस्टूड व्हाट ही सेड? ही इज स्पीकिंग मोर इन साइंटिफिक लैंग्वेज, यू आर राइट। थोड़ा नॉर्मली सोचो क्या होगा, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक टेम्परेचर पे वाटर विल बी कन्वर्टेड टू स्टीम, वेपर्स, एंड वेपर्स कहाँ जाएंगे? सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब सिस्टम के बाहर जाएंगे। वेपर मतलब मैटर और हीट मतलब एनर्जी। तो अ सिस्टम विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ बोथ मतलब energy as well as matter with its surrounding is called as open system. A system which allows, और ये आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन होता जा रहा है, ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि तुमको एग्जाम में ऐसा लिखना है, बिकॉज जेई नीट वालों के लिए आखिरी के 20-25 दिन बचते हैं बोर्ड के लिए करना, बाकी साल भर तो तुम नहीं कर पाओगे। वैसे आइडियली ऐसा होना चाहिए, साल भर तुमने जेई नीट पे फोकस करना चाहिए, दिसंबर के बाद तुमने उठाना चाहिए बोर्ड प्रिपरेशन। इसके लिए थ्योरी लिखता हूँ मैंने, तो आई डोंट नीड टू राइट एवरीथिंग हियर। अ सिस्टम विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ बोथ, बोथ क्या? बोथ एनर्जी एंड मैटर with its surrounding, with its surroundings
is called as open system. Is called as open system. Good. एग्जाम्पल दे सकते हो? वाटर बॉइलिंग इन अ कंटेनर विदाउट लिड, क्योंकि यहाँ से वेपर्स कैन गो आउट. और सिंबॉलिकली, अगर हमको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है कि द सिस्टम इज ओपन सिस्टम, तो हम बहुत सिंपल सा एक मेथड यूज करते हैं. कोई भी एक ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ कर लो. टेक अ स्फीयर, टेक अ सर्कल, टेक अ रेक्टेंगल, टेक वॉट एवर शेप यू लाइक, टेक द रैंडम शेप यू इफ यू वांट, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये सिस्टम है और ये उसका सराउंडिंग्स है. और बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, ओपन सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड होता है. तो सिस्टम से बाहर भी एनर्जी आ सकता है, सिस्टम के अंदर भी आ सकता है. डबल साइड एरो, और यहाँ पे लिख दूंगा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज है. और मैटर का एक्सचेंज भी अलाउड होता है, तो मैं और एक डबल साइडेड एरो डाल के मैटर लिख दूंगा. तो दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन सिस्टम. जस्ट टेक एनी geometrical shape as you want, write down system inside, write down environment और surrounding outside, show two double sided arrow, एक के ऊपर एनर्जी लिख दो, एक के ऊपर मैटर लिख दो. सो दैट इज एन ओपन सिस्टम. गुड. देन इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम. क्या होता है क्लोज्ड सिस्टम? एनी गेस? क्लोज्ड सिस्टम. तो कोई बोलेगा कि क्लोज्ड सिस्टम में हमने इस कंटेनर के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, इसलिए उसको बोल दिया क्लोज सिस्टम. हाँ, सही है, सही है. ढक्कन लगाने से क्या हुआ ये सोचो. नो मैटर कैन नॉट गो आउट, ओनली हीट कैन बी एक्सचेंज्ड. सो सिस्टम विच अलाउज एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी with the surrounding but not matter is called as closed system. तो यहाँ पे एक ही डबल साइडेड एरो दिखेगा एनर्जी का, दूसरा यू कैन नॉट शो. तो सिस्टम which allows exchange of only energy with its surroundings, but not matter is known as closed system. और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज ही बताया था स्टार्टिंग में. अंदर से ना बाहर कोई आ सके, बाहर से ना कोई अंदर आ सके, ना एनर्जी ना मैटर, नथिंग इज अलाउड. सो सिस्टम इट डज नॉट अलाउ exchange of energy as well as matter. So neither energy nor matter, दोनों का एक्सचेंज अलाउड नहीं है. उसको क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम. सो सिस्टम, अभी लिखने के तरीके हर बुक में अलग अलग होते हैं. ऐसा ही बोलते हैं, अ सिस्टम विच प्रोहिबिट्स द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग. या फिर बोल सकते हो, अ सिस्टम विच डज नॉट अलाउ exchange of both energy and matter with its surroundings is known as an isolated system. और मैं हर बार यही बोलता हूँ, मैं हर बैच में बोलता हूँ कि थर्मोडायनामिक्स समझना ये एक्चुअली प्रैक्टिकली सबसे सिंपल होना चाहिए. क्योंकि तुम्हारे सराउंडिंग्स में, देखो वर्ड में भी आ गया सराउंडिंग्स, तुम्हारे सराउंडिंग्स में हर जगह पे थर्मोडायनामिक्स हो रहा है. मैंने तुमको ओपन सिस्टम का एग्जांपल दे दिया. वेसल के अंदर पानी, अभी पानी और दूध तो हर कोई गर्म करता है, राइट? नहीं करता है तो कम से कम देखा तो होगा ही कि क्या होता है. You put a vessel
You put water inside, keep it on the burner, and then you keep it open, right? तो एनर्जी और वेपर बाहर आ रहा है, तो मैटर दोनों का एक्सचेंज अलाउ हुआ, तो दिस इज ओपन सिस्टम. समटाइम्स हमको जब बहुत घाई होती है और हमको लगता है कि थोड़ा फास्ट फास्ट होना चाहिए सब, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं, मम्मी बोलती है, अरे उसके ऊपर ढक्कन लगा दे, फास्ट होगा. यू पुट अ लिड ऑन इट. तो लिड होने की वजह से वाटर के वेपर आर नॉट गोइंग आउट नाउ, बट एनर्जी एक्सचेंज इज स्टिल गोइंग ऑन क्लोज सिस्टम. फिर हमने कुछ बहुत गर्म चाय वाय बना ली या बहुत ठंडा कुछ ड्रिंक बनाए, हमको बहुत टाइम तक उसको ठंडा रखना है. थर्मस फ्लास्क. दिस इज नॉट थर्मस फ्लास्क बाय द वे, दिस इज थर्मोस्टील. यू नो, ये पता है क्या है? फेरिस ब्लैक बॉडी. क्या था उसमें पता है? थिन डबल वॉल इवैक्यूएटेड हॉलो. ये वही है. ये थिन डबल वॉल्ड है, और बाहर के लेयर और अंदर के लेयर के बीच में वैक्यूम है. वैसा ही है ये. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ ब्लैक बॉडी, आई एम सेइंग दिस इज सेम. तुमको याद है वो वैक्यूम क्यों बनाया था हमने? सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ कंडक्शन और कन्वेक्शन. तो ये वही है. ये जो तुम बॉटल खरीदते हो, ये वही चीज है. बाहर का एक लेयर है, अंदर उसके एक लेयर है, और बीच में वैक्यूम है. So there is no loss of or no exchange of energy because of conduction and convection. और मैंने अभी बोला कि थर्मोडायनामिक्स तुम हर दिन एक्सपीरियंस करते हो. आपको पता है, नोटिस करना चाहिए. तुम लोग सिर्फ आइस गोला खाते हो. मैं आइस गोला के आजू बाजू सब देखता हूँ. वो एक डब्बे के अंदर बर्फ को रखते हैं. वो डब्बा किस चीज़ का होता है? थर्माकोल. थर्माकोल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो जब उसको बंद करके रखते हैं ना, इट बिकम्स एन आइसोलेटेड सिस्टम. बाय द वे, परफेक्ट आइसोलेशन होता नहीं है, सो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. और देर आर सम मेडिसिन, सर्टन ऑफ कोर्स मेडिसिन, जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रखना होता है. तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए वो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, वो भी उसके अंदर भी थर्माकोल ही होता है. खासकर तो ब्लड सैंपल्स के टाइम पे यू मस्ट हैव सीन, ब्लड सैंपल्स लेने हैं तो वो ऐसा एक डब्बा लाते हैं छोटा सा, ब्लड निकाल लेते हैं, उस डब्बे में रख देते हैं, एंड देन दे टेक इट फ्रॉम वन clinic to other clinic, from one testing center to other testing center. गुड. आइसक्रीम तो सब खाते हैं. कभी सोचा है आइसक्रीम बना कहाँ पे और वहाँ से यहाँ आया कहाँ से, किस टेक्नोलॉजी से आया? फूड सप्लाई चेन के चैलेंजेस है ये. आइसक्रीम तुम बनाए मुंबई में, ले आए इधर, रास्ते में सब पिघल गया, गया सब कुछ, तो उसके लिए स्पेशल वैन्स होती है. हाँ, कोल्ड स्टोरेज. और अंदर का टेम्परेचर इट इज मेंटेन एट -15 -20 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ आने के बाद भी तो ये थोड़ी है कि यहाँ आने के बाद सारा का सारा बिक जाएगा. तो दे हैव टू मेक सम सुपर स्टॉकिस्ट. MIDC में जाके देखो तुम, माइनस वाले टेम्परेचर में सब मेंटेन करते हैं. इवन द चॉकलेट दैट यू ईट, डेयरी मिल्क वेरी मिल्क तुम खाते हो, गर्मी में इतनी गर्मी है मेल्ट हो जाएगा सब. तो वहाँ पे भी थर्मोडायनामिक्स है. तो थर्मोडायनामिक्स तो तुमको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए. तो ठीक है, सो फार दिस इज व्हाट वी नो. अब इसके बाद ना बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी होता है वहाँ पे थोड़ा सा मैं आलसी वाला काम करता हूँ. और आलसी वाला काम होता है, आई स्टार्ट यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. तो सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ थ्योरी. तो आई विल बेसिकली गो अहेड विथ little bit of PowerPoint now. Just a minute. Just a minute. Open हो जाओ. It will take some time to start. Okay. Good.
तो नाउ वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट। मैंने इसलिए बोला ना, जब तक हीट ये नहीं होता तब तक हम लोग एनर्जी 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 बोलेंगे। अब हीट क्या है? हीट इज एनर्जी, यस, लेकिन हीट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी। तो अभी हीट समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। वी हैव टेकन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर, उसको रख दिया एक टेबल पे। तो वाटर along with glass is our system and everything else is सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट। बाय द वे, मैंने आपको बोला था सराउंडिंग को एनवायरनमेंट क्यों बोलते हैं, मैं ये बताता हूँ। सिस्टम को सिस्टम बोलोगे और टेम्परेचर को सिस्टम को कैसे लिखोगे? टी सफिक्स एस। सराउंडिंग को भी सराउंडिंग बोलोगे, टेम्परेचर को क्या लिखोगे? टी सफिक्स एस। कंफ्यूजन हो गया ना? कौन सा टेम्परेचर? सराउंडिंग का, कौन सा सिस्टम का? तो हमने नाम चेंज कर दिया, हमने एनवायरनमेंट बोल दिया। तो टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट को लिखेंगे टीई। क्या लिखेंगे? टीई। तो बस हमारा कन्वीनियंस होता है वो। तो एनवायरनमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज आई वांट डोंट वांट टू कंफ्यूज माई सेल्फ विथ सिस्टम का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो आई विल से सिस्टम एंड एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, गुड। So let the temperature of the system be Ts. So we have a glass filled with water. The glass along with water forms a system. Everything else is the environment and the temperature of the system is Ts. So you see, system temperature is Ts, environment temperature is Te. Now the table on which the glass is kept with other relevant objects in the room will be the environment or surroundings. और जो सराउंडिंग्स का या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है दैट इज टी। अब अगर टी एस और टी ई इनकी वैल्यू सेम नहीं हुई, इफ टी एस एंड टी ई आर नॉट इक्वल, तो इफ टी एस एंड टी आर नॉट इक्वल क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन बोथ द टेम्परेचर्स। कब तक? जब तक there is no thermal equilibrium, until a thermal equilibrium is reached. So if Ts and Te are not equal, there will be change in both the temperatures, system का temperature भी और environment का temperature भी। कब तक? until a thermal equilibrium is reached. अब problem क्या होता है? Let us take a simple example. एक गर्म चाय की प्याली थी, उसके बाजू में एनवायरनमेंट था। यू कीप इट ऑन द टेबल, हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। तुम बोलोगे चाय ठंडा हो गया, मतलब तुम बोल रहे हो कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना? लेकिन सिस्टम ने एनर्जी दिया किसको? तो सिस्टम ने हीट लॉस किया किसको? एनर्जी किसको दिया? सराउंडिंग को, बराबर। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था। तुमको ऐसा फील हुआ कि अरे चाय रखने से बहुत गर्म हो गया यहाँ पे, हुआ क्या ऐसा? तो इन रियलिटी आइडियली स्पीकिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन एनवायरनमेंट इतना बड़ा है कि वो जो चेंज इन टेम्परेचर है इट इज टू स्मॉल टू बी मेजर्ड। और दूसरा, एनवायरनमेंट मतलब तुम्हारा एटमॉस्फेयर, राइट? तो वो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। चाय के कप को मतलब ग्लास को छोड़ के बाकी सब एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, मतलब एनवायरनमेंट का एनर्जी आया, कहाँ से आया? सिस्टम से आया। अब लेकिन इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, वो क्या एनर्जी जगह पे रुकने वाला है क्या? वो इट विल बेसिकली गेट डिसिपेटेड। तो आइडियली स्पीकिंग टीई विल आल्सो चेंज, बट नॉर्मली चेंज इन टी इज नॉट मेजरेबल सिंस द एनवायरनमेंट इज वेरी लार्ज। देन सच अ चेंज इन टेम्परेचर। अब ये सोचो तुम, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं था तब तक टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। अब टेम्परेचर सिस्टम का चेंज तो हो गया, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? मैंने बताया था आपको, हायर द टेम्परेचर मतलब हायर द इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोला था मैंने, जिस गैस का या जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो मतलब उसका इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होता है, राइट? और अगर यहाँ पे इमेजिन, दोनों केस सोच लो, एनवायरनमेंट से अगर सिस्टम में एनर्जी आया, इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा। उल्टा भी हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर कम हुआ तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का कम होगा। तो सच अ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ internal energy between the system and the
एंड द एनवायरमेंट। तो जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। गुड, पक्का, गुड। अब let us consider, we'll have a figure there, so let us take a diagram here। ये important है, सिंपल चीज है। अब वापस से जस्ट वार्निंग हियर, वार्निंग ये है कि तुम ना जब थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स का पढ़ते हो तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स साइड में रख के आना है इधर। मैं तो बोलोगे उधर तो वो पढ़ा था, इधर तो ये पढ़ा है, कन्वेंशन उल्टे है। तो कन्वेंशनली स्पीकिंग, अगर अगर सिस्टम लोअर टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हाँ, सराउंडिंग से सिस्टम। देखो, सिस्टम का टेम्परेचर कम है और एनवायरनमेंट का ज़्यादा है, तो एनर्जी सराउंडिंग से मतलब एनवायरनमेंट से कहाँ जा रहा है? सिस्टम। मतलब सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, राइट, बराबर। यहाँ पे अगर एनर्जी सिस्टम में आ रहा है, इफ द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, तो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव। तो एंड कंसिडर द फिगर बिलो विच शोज अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर compared to its environment. Energy will be transferred to the system from the environment. So let Q be the energy gained or absorbed by the system. By convention, Q will be taken to be positive. Q will be taken to be positive. अब I don't really know chemistry में तुम नेगेटिव लेते हो कि पॉजिटिव लेते हो? नेगेटिव लेते हो, गुड। लेकिन यहाँ पे क्या लोगे? पॉजिटिव, गुड। अगर उल्टा हुआ, if the system is at higher temperature and the environment is at lower temperature, in that case energy will flow from the system to the surrounding। मतलब इस केस में by convention Q will be taken to be negative। So if the system is coming in, sorry, if the energy is coming in to the system positive, if it is going out negative। अब ये कन्वेंशंस है, कन्वेंशंस तो कन्वेंशंस होते हैं, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कैसा लेना है उसको। कोई रूल नहीं है ऐसा, जब बन गया तो बन गया, सब वही फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, मैंने पहले ही बताया है, मैंने आपको किरचॉफ्स करंट लॉ के केस में बताया था, ऑल द करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर पॉजिटिव। तो इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग, यहाँ भी वही है। सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रहा है तो पॉजिटिव, बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, गुड, पक्का। तो अभी हमने हीट डिफाइन कहाँ किया, आप कर लेंगे। हीट कैसे डिफाइन करोगे? हीट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब एंड इट्स एनवायरनमेंट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज तब होगा जब एनवायरनमेंट और सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो। तो हीट is defined as the energy that is transferred between the system and its environment because of change in temperature, मतलब because of difference in temperature। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो उस केस में जो एनर्जी का एक्सचेंज या ट्रांसफर होगा उसको बोलोगे हीट। तो हीट इज एनर्जी ओनली। तो हीट इसलिए तो बोलते हैं ना, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। क्लियर है तक? पक्का पक्का, श्योर। अब अगला टॉपिक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत सिंपल है ये, हमने अभी देखा वन वे ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कौन सा था? अभी तो देखा, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट। तो जब सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रहा है, हीट आ रहा है, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, बाहर जाएगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो तरीके होते हैं। तो वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद इट्स एनवायरनमेंट। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होता है? हीट। तो आई कैन से वी नो दैट, वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट विद द एनवायरनमेंट। पक्का? तो वन वे of changing the internal energy of the system is by exchanging the energy, good। ये पहला केस है।
पहले केस में तुम एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को, तो एनर्जी सिस्टम को गया तो उसका एनर्जी क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरा तरीका भी वहां दिखाया है। ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस एरो वेट्स, पुशिंग द पिस्टन डाउन। सो द सेकेंड वे of changing the internal system is by pushing the piston down suddenly, मतलब doing work on the system। तुम पिस्टन को नीचे मूव करोगे, मतलब पिस्टन पे वर्क हुआ, क्या हुआ, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ गया भाई ये वर्क, ये सिस्टम के पास गया, और सिस्टम के पास गया तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया। गुड। सो कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विथ अ गैस and filled with a gas। consider the cylinder filled with a gas and fitted with a, याद आ रहा है, मायर रिलेशन में बताया था मैंने तुमको, मायर रिलेशन में तुमको बताया था कि अब थर्मोडायनामिक्स में एक स्टेटमेंट याद ही कर लेना, कंसिडर अ सिलेंडर फिल्ड विथ अ गैस फिटेड विथ अ लाइट फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। कंसिडर अ सिलेंडर filled with a gas fitted with massless मतलब light frictionless and movable piston। The gas in the cylinder is our system and the rest is environment। internal energy of the system can be changed in two ways। कौन से दो ways, देखो क्या बोला है पहले, the cylinder can be brought in contact with a source of heat मतलब burner, as shown in figure। There will be a transfer of energy from the burner to the system due to difference in temperature। क्योंकि यहाँ पे environment मतलब burner है, उसका टेम्परेचर हाई है, और गैस मतलब सिस्टम है, उसका टेम्परेचर लो है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द सिस्टम। तो वो जो एनर्जी एनवायरनमेंट से सिस्टम में गया, उसने सिस्टम का क्या बढ़ा दिया, इंटरनल एनर्जी। क्या बढ़ा दिया, इंटरनल एनर्जी, राइट। अगर आपको थोड़ा सा और सोचना है कि ये इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, तो तुम बहुत कुछ सोच सकते हो। तुम ऐसा सोच सकते हो, नहीं पिस्टन का फिलहाल बात ही मत करो, तुम ये सोच सकते हो कि अगर मोनोएटॉमिक गैस था तो वो एनर्जी लेके क्या करेगा, उसका मोशन फास्ट करेगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स पहले से मूव हो रहे थे वो और फास्ट मूव होंगे। तुम ये भी सोच सकते हो कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस थे जो पहले 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहे थे, अब 3D करेंगे। तुम ये भी सोच सकते हो कि अगर रिजिड डायटोमिक गैस है, वो पहले सिर्फ ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा था, उसको भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गया तो वो रोटेशन भी करेगा। तुम ये भी सोच सकते हो कि पहले सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा था, अब 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। अगर नॉन रिजिड है तो वाइब्रेशन भी होगा, बराबर। तो ये जो एनर्जी एनवायरनमेंट से सिस्टम को मिला बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज होना मतलब ये भी होता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ना। दैट इज अ होल पॉइंट हियर। इसलिए बोला मैंने, रोटेशन नहीं हो रहा था अभी हो रहा है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा था अभी हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी may also lead to increase in degrees of freedom। गुड। तो अब देखो, अब दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, द अदर वे टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज टू क्विकली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्विकली पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। तो ये पिस्टन को मैंने सडनली क्विकली पुश कर दिया। बोला क्विकली क्यों किया, remember the second slide of this lecture, I told you 2 important words that I will be using throughout। 2 types of walls, adiabatic and diathermal। अच्छा तुमने नहीं बोला अंबुजा सीमेंट एंड एसी सीमेंट। 2 types of wall, that is adiabatic and diathermal। डू यू सी एनीवेयर, मैंने यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल दिखाया ही नहीं है, मैं दिखा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने एडियाबैटिक वॉल दिखाया होता तो बर्नर ने हीट कैसे दिया, अब एडियाबैटिक तो अलाउ भी नहीं करेगा। तो मैंने कौन से वॉल दिखाए, डायथर्मल। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया, देखो डायथर्मल इज अ 2 वे एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट इज ऑल्सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैं वर्क तो कर रहा हूँ बाय पुशिंग द पिस्टन डाउन, बट आई एम डूइंग इट स्लोली।
तो जो भी वर्क गैस को गया वो गैस ने इंटरनल एनर्जी चेंज कर दिया। लेकिन वेट, गैस मतलब सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो इट मे ऑल्सो हैपन कि जो वर्क की वजह से गैस का एनर्जी बढ़ा वो एनर्जी गैस ने वापस सराउंडिंग को दे दिया। प्रोसेस बिकम्स आइसोथर्मल। क्या बन जाता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और मैंने तुमको केटीजी में बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक, वेरी स्लो। तो जब वेरी स्लो की बात कर रहे हो तो वर्क से जो एनर्जी मिला वो गैस के पास रहा ही नहीं, वो बाहर चल गई, तो गैस का एनर्जी बढ़ा ही नहीं। इसलिए प्रोसेस क्या होना चाहिए? सडन। क्या होना चाहिए? इसके लिए ऐसा लिखा है, द अदर वे टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द गैस इज टू क्विकली पुश द पिस्टन डाउन। वेरी रैपिड। जब बहुत फास्ट प्रोसेस होता है ना, गैस को टाइम ही नहीं मिलता है सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करने को। मतलब वर्क की वजह से जो भी एनर्जी गैस को मिला वो गैस ने खुद ही रख लिया, बिकॉज द प्रोसेस वाज सो फास्ट दैट द सिस्टम could not find time to exchange the energy with the surroundings. बराबर? Good. Then, so what is the whole point here? The whole point is the piston does the work on the system, and that work done on the system increases the internal energy of the system. Thus, the internal energy of the system can be increased in two different ways. Number one is by heating, and number two is by doing work. बराबर? पक्का? तो how many ways you can increase the internal energy of the system? By and by doing work. अब ये बेस बनेगा आपका आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। बहुत सिंपल है, इट विल टेक मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स। लुक एट द डायग्राम एंड यू विल टेल मी एवरीथिंग, क्योंकि तुमने मायर स्टेशन में देखा ही है। तुमको मैंने मायर स्टेशन में ही बता दिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। व्हाट डू यू सी? यू हैव अ बर्नर, दैट इज एनवायरनमेंट, दैट इज गिविंग हीट टू द सिस्टम, एंड देयर इज अ पिस्टन व्हिच इज मूवेबल, massless, frictionless piston. Let delta Q be the heat supplied to the system by the surrounding. Delta W be the work done by the gas on the surrounding, and delta U will the change in the internal energy of the gas. अब हो क्या रहा है यहाँ पे? जो मैंने हीट सप्लाई किया वो दो काम करेगा, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स नहीं है। रिमेंबर, जब वॉल्यूम फिक्स होता है तो एक ही काम होता है, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, जिसको हमने डीई बोला था, यहाँ पे उसको डेल्टा यू बोलते हैं। और डीई था, अगर याद होगा, एन सीवीडीटी, तो यहाँ पे डेल्टा यू होगा एन सीवीडीटी। राइट? करेक्ट? पक्का? श्योर? 100%। और क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क होता ही नहीं है, तो तुम जो भी हीट सप्लाई करते हो वो पूरा का पूरा क्या करता है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बन गया, Q इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू एन सीवीडीटी, क्योंकि वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू आर सप्लाइंग, डेल्टा Q is equal to delta U, but condition if the volume is fixed, that is n CV delta T. बराबर? राइट? लेकिन अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं हो तो the amount of heat that you are supplying will do two things. It will increase the internal energy of the system, and part of the energy will be used to do work. अब वर्क कैसे हुआ? बर्नर से हीट गया सिस्टम के पास, सिस्टम का वेलोसिटी बढ़ गया, मतलब गैस का वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ने से पिस्टन के साथ कोलिजन बढ़ गए, पिस्टन के साथ कोलिजन बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर हुआ, प्रेशर की वजह से द पिस्टन विल बी शिफ्टेड अप। गुड। So we know that the heat supplied to the gas will be partly used to increase internal energy and partly to perform work. This statement is the statement of first law of thermodynamics. The heat supplied to the system is partly or partially used to increase internal energy, and partially it is used to do work on the environment. By the way, इसको मैथमेटिकली लिखते हो, delta Q equal to delta U plus delta W. So expression 1 is the mathematical statement of first law of thermodynamics. पक्का यहाँ तक? गुड। अब इसके आगे का we will continue in the next session.